हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में, ठीक है, आप सभी को भौतिक विज्ञान के जो अनसॉल्व चल रहा था उसमें आगे के पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, सेट नंबर 4 चल रहा था। सेट नंबर 4 में आपको 4 के घा नंबर तक के घा नंबर सॉल्व बताना है। घा तक बताया गया था। तो देखिए, सेट 4 का घा नंबर, ठीक है, 4 का घा नंबर। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन अच्छे से। लिखा किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, आप आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, ये जानते हैं आप सभी लोग। फिर इसका लिखा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, वो लिख लेंगे आप। m = VO अपान UO और 1 + T अपान FE, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बनता है, ये हो गया काम। अब लिखा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अपदिश्यक लेंस की फोकस दूरी है। तो थोड़ा चित्र बनाएंगे रफली। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनता कैसे है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो छोटा होता है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, बना लो। और ये बना लो इसकी नेत्रिका। ठीक, ये हो गया E और ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंस O, है ना। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट मान लो कोई वस्तु यहां पे रखी है, यहां पे। ठीक है, अगर ये यहां पे रखी तो इसकी डिस्टेंस को हम UO मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? UO। ठीक, अब देखो इसके द्वारा इमेज जो बनेगी वो यहां कहीं बनेगी, ये बनेगी। सपोज दैट A एंड B, A और B, तो UO और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी VO। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? VO। देखो, प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब ये बन रहा आपको यहाँ पर, ये प्रतिबिंब बन रहा आपको A डबल डैश फाइनल इमेज B डबल डैश, और ये A डैश और क्या है B डैश। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, देखो ये वाली वस्तु इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक आप UE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? UE। हाँ, और ये आपको दिया गया है कैपिटल D 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया आपको? 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है आपका। लिखा है क्वेश्चन नंबर, देखिए लिखा है अंतिम प्रतिबिंब एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एवं अपदिश्यक की फोकस दूरियां 6.25, नेत्रिका और अपदिश्यक की फोकस दूरियां आपकी दी गई हैं। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हाँ, नेत्रिका एवं अपदृश्यक FE बराबर आपको दिया गया 6.25। FE बराबर आपको दिया गया 6.25 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी FO की कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। टोटल जो लेंस की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब आप सोच सकते हैं ये 25 क्यों दिया गया। देखो, ये स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बाहर भी हो सकती है, तो ये फिक्स नहीं हो सकता। तो ये फिक्स है, लेकिन 15 सेंटीमीटर समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है सवाल में, दोनों के बीच, तो अपदिश्यक की वस्तु से दूरी मतलब UO आपको ज्ञात करने हैं, ताकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन सके? अनंत पर बन सके। चलिए देखते हैं, इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि हम किसके अपदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखें ताकि नेत्रिका द्वारा उस वस्तु का इस प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले काम क्या होगा, अपदृश्यक लेंस पहले जो इमेज बनाएगा वो A डैश B डैश बनाएगा, आप जानते हैं। ठीक है, ये पहले इमेज कौन बनाएगा? A डैश और B डैश बनाएगा, जो नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगी? आभासी वस्तु का कार्य करेगी। हम तो पहले नेत्रिका को हल करेंगे। ठीक है, तो नेत्रिका के लिए यहां पर लिख लेंगे हम, किसके लिए? नेत्रिका के लिए। फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस मतलब नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए हम सूत्र अगर लगाएं 1 अपान FE इज इक्वल टू 1 अपान VE और -1 अपान UE। अब जरा देखो, इसके लिए VE का मान -25 सेंटीमीटर है। कितना है? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, VE का मान आपके पास -25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 अपान FE का मान 6.25 है, और 1 अपान ये हो गया -25 और -1 अपान U, ये इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1 अपान UE बराबर कितना आ जाएगा? देखो 1/25 माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस का 1/25 और माइनस 1.625, पॉइंट हटा 2 जीरो बढ़ा 25 संयम 625, 25 चौके 100। ठीक है, सीधी से उत्तर आया आपका -5/25,
है ना, -1 -4, तो 5 एकम 5 5 25, तो यू ई बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली डिस्टेंस जो आई, ये वाली, ये आपके पास 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5। तो जाहिर सी बात अगर ये 5 है तो यहाँ से जो वी ओ है वो कितना है, देखो टोटल 15 है, 15 में से 5 निकल गया, कितना बचा 10 बचा, कितना बचा 10। तो जरा वी ओ का मान निकाल लो, वी ओ बराबर क्या हो जाएगा 15 - 5 मतलब कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बातें समझ में आई। अब हम इसके लिए सूत्र लगा लेंगे, किसके लिए, अदृश्यक लेंस के लिए। अभी दृश्यक लेंस के लिए, अगर अदृश्यक लेंस के लिए हम जो है सूत्र लगाएंगे, तो अदृश्यक लेंस के लिए अगर सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अदृश्यक लेंस के लिए 1/, क्या हो जाएगा आपका, अदृश्यक लेंस की बात कर रहे हैं, हाँ 1/FO इज इक्वल टू 1/VO और माइनस 1/ कितना UO, 1/F इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U होता है। तो यू ही फाइंड करना है आपको। तो इसका मतलब 1/25 का FO का मान कितना है, 2 दिया गया है, और 1/BU का मान अभी मैंने आपको निकाल रखा है, देखो ये 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 और माइनस का 1/U, यू याद कर लो, 1/UO इधर ट्रांसफर हुआ, तो 1/2 उधर चला गया, तो 1/10 माइनस 1/2, सीधे से 10 LCM, 1 - 2 × 10, मतलब माइनस का 4 कितना 10, एक में से, है ना। तो यहाँ से UO बराबर किया जाएगा कितना, माइनस का 10/4, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, UO बराबर माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। मतलब अदृश्यक लेंस से इतनी दूरी पर रखना चाहिए, तब स्पष्ट दृष्टि की प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपकी बनेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 का घ नंबर है। ठीक है, चलिए देखिए 4 का घ नंबर हो गया आपका। अब देखिए सवाल कहा गया 4 का घ के बाद अंगा नंबर। ठीक है, 4 के अंगा की बात करें अगर, 4 का अंगा नंबर, ठीक, 4 का अंगा नंबर क्या कह रहा है, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखो किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से सदैव थोड़ा कम होता है, इसी को कहते हैं क्या, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, बोलिए, इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक, अब बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियंस होते हैं उनको अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लिखा है हीलियम बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखो हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति, देखो हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति ΔM आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.0304 AMU। ठीक है, तो इस नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो E बराबर सीधे सीधे होता है ΔM × 931। यहाँ से ΔM का मान रखो 0.0304 और × 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा 4 का नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ 5 में। ठीक है, सवाल में 5 क्या कहता है देखते हैं। 5 नंबर लिखा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत के नियमों का उल्लेख करिए। कर लेंगे ना, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव नियम, ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी तो पक्का आनी चाहिए आपको। ठीक है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए, दोनों के आपके नोट्स में मिल जाएंगे, दोनों देखिए, दोनों में अंतर क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया के परिणाम है। ठीक है, नाभिकीय संलयन का परिणाम है। ठीक है, आगे देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए, तो 4 अभिलक्षण लिख दीजिए। ये जो है क्या कहते हैं, इनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन और वैद्युत वेक्टर के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन और तरंग संचरण, तीनों क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आप चार इसके अभिलक्षण जो है लिख लेंगे। ठीक है, याद करके आप लिखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद देखो
फिर क्या कह रहा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष की दिशा में संचरित है, मतलब जेड अक्ष की दिशा में संचरित है। यह है आपका 5 का कौन सा नंबर चल रहा है, ये गा नंबर, 5 का गा नंबर। देखो एक एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब वेलोसिटी इस साइड में है, वेलोसिटी इस साइड में है, ठीक है, तरंग की। लिखा है निर्वात में जेड अक्ष, इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे। अब देखो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, या तो वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, या आप चाहो तो इसको पलट सकते हो ऐसे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तीनों परस्पर लंबवत होनी चाहिए बस, ठीक है, ये कहेंगे। यदि इसका तरंगदैर्घ्य 10 मीटर है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। देखो लैम्डा बराबर आपको दिया गया है, लैम्डा बराबर क्या दिया गया है आपको, लैम्डा बराबर दिया गया है आपको कितना, 10 मीटर शायद, हाँ लैम्डा बराबर 10 मीटर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया आवृत्ति कितनी होगी। देखो वायु की वो प्रकाश की चाल चलती, एफ बराबर सी बाई क्या रखेंगे, लैम्डा, मान रख लेंगे 3 × 10 की घात 8 और लैम्डा का मान है 10, हल कर लेंगे 0.3 × 10 की घात 8 मीटर, नहीं हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है ना, एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा मान रख लेंगे, हाँ ठीक है, ठीक, हल कर लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद देखो इसको हटा दें, चलिए देखो ये हो जाएगा आपका, फिर आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है, नेत्र लेंस द्वारा अपनी दूरी को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा पाने तथा बढ़ा पाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। दूर दृष्टिदोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, निकट बिंदु से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u बराबर v बराबर हो गया आपका -150, -150, ठीक है, 150 सेंटीमीटर दूर है, निकट बिंदु 150, मतलब प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है, निकट बिंदु का मतलब क्या है, प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है माइनस की, है ना। फिर क्या कह रहा है, 150 वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, तो यू तो आपको दिया गया है, किस प्रकार कितने फोकस दूरी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो एफ आपको चाहिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1/v का मान भी आपके पास -150 है और 1/ कितना हो जाएगा 25, 150 एलसीएम हो गया, माइनस का 1 हो गया, है ना, और 25 छक्का 150 प्लस 6 हो गया, 6 में से 1 गया, 5/150, 5 3 15, मतलब फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, मतलब उत्तल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपको लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र 1/f इज इक्वल टू n2/n1 -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2, ये डेरिवेशन आपको प्रूव करना है, ठीक है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, आप किरचॉफ के नियमों को लिख लेंगे, इसके आधार पर बीट स्टैंडर्ड, ये कई बार पूछा जाएगा, लिखिए आप इसको, ठीक है। अब देखो 6 नंबर देखते हैं, हटा दें इसको, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कहना है, देखो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को लिखकर समझाइए, ठीक है। तो आप लिख लेंगे गॉस प्रमेय क्या होती है, ठीक, गॉस प्रमेय आप सभी लोग जानते हैं। अब थ्योरेटिकल पार्ट आप तैयार करिए भाई, थ्योरेटिकल पार्ट मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखो, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलम है, एक खोखला बेलन है, बना लेते हैं, (17.7) ये क्यों रखा है, ठीक, एक S1 पृष्ठ है, एक S2 पृष्ठ है, दूसरा S3 पृष्ठ है, ठीक है। देखो S1 से बद्ध फ्लक्स φ1 मान लेते हैं, इससे φ2 मान लेते हैं, इससे क्या मान लेते हैं φ3, ठीक है। सवाल में क्या कहा गया है, देखो स्थिर वैद्युतिक गॉस के नियम लिखे, खोखले गोले से बेलन के भीतर इतना चार्ज है, ठीक है, चार्ज लिख लो यहाँ पर, ठीक है। Q बराबर आपको दिया गया है, सवाल नंबर है 6 का, 6 नंबर है, ये सवाल नंबर कितना है 6, 17.7 × 10⁻12 कूलम आवेश है, इसके वक्र पृष्ठ पर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कितना है, 1 वक्र पृष्ठ से, मतलब आपको φ1 दिया गया है, क्या दिया गया, φ3 दिया गया है, φ3 आपको दिया गया है कितना है 1.5 न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से
किसी एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चाहे φ1 ज्ञात करिए चाहे φ2 ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है, पहले φe निकाल लो। φe बराबर आपको पता है, φe बराबर क्या होता है, φ1 प्लस φ2 और प्लस कितना φ3। अब देखो चूंकि S1 और S2 समतल पृष्ठ हैं, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चूंकि S1 व S2 जो है कैसे पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ हैं, समतल समान पृष्ठ है, अतः फ्लक्स भी समान होगा, समान पृष्ठ है ना, अतः इनसे फ्लक्स भी समान होगा, अतः फ्लक्स कैसा होगा, समान होगा, ठीक। अगर फ्लक्स समान होगा तो इसका मतलब φ1 बराबर किसके हो जाएगा, φ2 के। तो वैल्यू रख लेते हैं, तो φe बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ1 और प्लस कितना φ3, दैट मीन्स 2φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φe माइनस φ3। ये हो गया आपका, ठीक है, φe माइनस φ3। तो यहाँ से φe का मान q अपान कितना एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2φ1, और माइनस का φ3 का मान आपको दिया गया है 1.5। q का मान रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2φ1 बराबर q का मान है आपके पास 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.855 और गुणे 10 की घात माइनस का 12, ठीक है। ये हो गया आपका 2φ1 q बटे एप्सिलॉन माइनस का 1.5। ये दोनों कैंसिल ही हो गए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, मान लीजिए 2 8 16, 2 8 16 1 17, लगभग 2 बार चला जाएगा, 2 बजाएगा, 2 माइनस 1.5 लगभग में अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, दैट मीन्स φ1 इज इक्वल टू 0.5 अपान 2, है ना, 20, 5 चौक 20, 1/4 मतलब 0.0, है ना, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा तो 4 दूनी 8, 4 5 0.25, कितना आया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह आ जाएगा φ1, एक पृष्ठ से निकलने वाला। बातें समझ में आई कि नहीं आई है भाई, 2φ1 था, φ1 सही है। तो ये एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैलकुलेशन करना था आपको, कैलकुलेशन कर लेना चाहिए था। सेट नंबर 4 का ये छठा नंबर है, 4 का छठा नंबर 0.25, ठीक है, हो गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, सही। इसके बाद देखो फिर है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है आपका 6 नंबर है, 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। लिखा कि स्थिर नहीं 6 का किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारता क्या क्या अर्थ है, ये सब लिख लेंगे आप, ठीक है। किसी चालक द्वारा धारित, वैद्युत चालक की लिखी, कैपेसिटर की नहीं लिखी है। तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को हम धारता कहते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच, तो आपको डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। C = A एप्सिलॉन नॉट D - T + T/K, ठीक है। यंग की द्विक्षेत्रीय प्रयोग में प्राप्त दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये भी कर लेंगे आप सभी लोग। संपर्क में रखिए 2 पतले लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, ठीक है। अब देखो यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी के अवतल लेंस ले लिया जाए, हाँ तो देखो पहला डेरिवेशन तो आप कर लेंगे, ठीक है। देखो चित्र उत्तर बना लेंगे आप, डेरिवेशन आपकी कॉपी में है, अथवा वाला पार्ट 7 का अथवा वाला पार्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो माना 2 लेंस है, ऐसे संपर्क में रखे हैं, चित्र है उसमें देख लीजिएगा, ये है आपका, ठीक। इसकी फोकस दूरी f1, इसकी f2 है, ठीक है। तो देखो 1/f = क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2, ये हो जाएगा आपका। इसको हल कर लेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/f = f1 + f2 अपॉन में f1 और f2, दैट मीन्स f = f1f2 बटे f1 + f2, ये निकला है तुल्य फोकस दूरी, ठीक है। अब डिटेल में करिएगा नोट से देख के, ठीक है। अब इसका देखो यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का अवतल लेंस हो, ठीक है। देखो इफ f1 f2, ठीक है, देखो समान है ना, कंडीशन है दूसरा केस यदि f1 बराबर f हो लेकिन f2 बराबर -f हो, अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस लिया जाए, ठीक। तो उसके बाद क्या कह रहा है, अवतल लेंस लिया तब संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो इस केस में देखो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तब f बराबर f1 और गुणे
F1 भाई F1 का F हो जाएगा और ये माइनस का F हो जाएगा बटे में, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका तुल्य फोकस दूरी कौन सा है, ये फार्मूला है ना, हाँ, तो F और गुणे माइनस का F बटे में F माइनस F, तो ये कैंसिल, तो फोकस दूरी आपकी इस केस में इन्फिनिटी आ जाएगी, इस केस में फोकस दूरी इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसमें सवाल भी है, ये सवाल देखिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इतना बिगाड़ दें तो इसी साथ कैथोड में सवाल भी है, इतना तो हो गया आपका। अब सवाल देख लीजिए, चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस एक समतल दर्पण से परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो एक यहाँ पर दर्पण बना लीजिए, है ना, ये यहाँ पर एक दर्पण बना लिया, ये परपेंडिकुलर दर्पण पर डाल दिया, एक उत्तल लेंस यहाँ पर रख लिया सामने, ये उत्तल लेंस है, ये कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ें, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज, चलो लेंस पर समांतर किरण पुंज डाल दो इधर से, ऐसे, है ना। अब आपको मालूम है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो ये फोकस होना चाहेंगी, ठीक है, ये प्रकाश किरणें क्या करेंगी, फोकस होंगी, तो फोकस होके जाएंगी कहाँ पर, थोड़ा सा भाई फोकस होंगी तो ऐसे झुकेंगी, ऐसे, और इधर से ये झुकेंगी। अब जहाँ पे गिरी यहाँ पर खिंच गया अभिलंब, क्योंकि समतल दर्पण है इसलिए ये अब आगे फोकस पर मिलनी चाहिए थी, इनको मिलना चाहिए था आगे जाके कहीं, ऐसे इनको मिलना चाहिए था यहाँ पर इमेज, है ना, कितनी दूरी पर इमेज यहाँ पर मिलना चाहिए था, ठीक है। अब देखो इमेज बनेगी कितनी दूर, जितनी दूरी पर यहाँ पर लेंस है उतनी ही दूरी पर पीछे क्या बन जाएगी, इमेज। ये दर्पण का नियम है, वस्तु जितनी दूरी पर होती है वस्तु की इमेज दर्पण द्वारा उतनी ही दूरी दर्पण के पीछे बनती है, समझ में आएगी नहीं, ये दर्पण का रूल है, ठीक है। वस्तु के सामने कोई वस्तु जो दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी उसका इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। या निकाल के देख लेते हैं कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो ऐसे बता दिया, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो लेंस के लिए अगर सूत्र लगाएंगे तो देखो 1/f = 1/v माइनस क्या हो जाएगा 1/u। अब देखो 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है। एक मिनट, हाँ 1/f और 1/b, चलिए देख लेते हैं। उपयुक्त किरण आरेख देकर फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है ना। तो देखो आपको पता है कि इसके द्वारा इमेज जो है कहाँ पर बनी, देखो v बराबर हो गया आपका टोटल, v बराबर ये 20 और ये 20 कितना हो गया 20 + 20 टोटल आ गया आपका 40 सेंटीमीटर, है ना भाई। देखो 20 सेंटीमीटर पहले वस्तु रखी है तो इसकी इमेज ठीक इसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी, दर्पण का नियम है। तो 20 कितना हो गया 40, तो 1/f = 1/v, v का मान हो गया 40 और माइनस 1/u का मान अनंत पर है वस्तु, ठीक है। मतलब f बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर, मतलब लेंस की फोकस दूरी भी कितनी आई आपके पास 40 सेंटीमीटर, समझ आएगी नहीं है ना। परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, हाँ ठीक है 40 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए देखिए नोट कर लीजिए 7 का अथवा, ठीक है 40 सेंटीमीटर आंसर। चित्र बना लीजिए, हाँ इसकी किरण आरेख भी खींचने को कहा गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरण इमेज I' बननी तो यहाँ चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली होगा क्या, एक्चुअली होगा ये कि ये प्रकाश किरणें यहाँ जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर क्या करेंगी वापस हो जाएंगी और यहाँ कहीं आके बनाएंगी ऐसे, ये इसके केंद्र पर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। फाइनल इमेज समझ आएगी नहीं है, ठीक भाई। I' इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, तो ये हो गया इसका, इसकी इमेज ये यहाँ पे बनाएगी वक्रता केंद्र पर, ठीक। बना लीजिए चित्र सभी लोग, चलिए हटा दें। 7 नंबर हो गया। देखिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर पे आ जाओ। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्रभिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखो अवक्षय परत है, अगर पीएन संधि डायोड है, ठीक है, तो 8 नंबर है ना, ये पीएन संधि है, देखो ये पी क्षेत्र है, एन क्षेत्र है। अगर हम, ये हो गई अवक्षय परत,
हो गया क्या, अवक्षय परत। अगर अग्रभिन्नत कब होगा, जब इसको पॉजिटिव से पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ेंगे तो अग्रभिन्नत होगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये हो गया तो सारे कोटर्स क्या करेंगे, इधर की ओर भागेंगे, कोटर जो है इधर और इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर भागेंगे, दोनों भागेंगे ना, तो मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है चुंबकीय सवाल में, कहा गया पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत और विभव प्राचीर पर अग्रभिन्नत का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपकी जो दूरी है वो घट जाएगी, मतलब विभव प्राचीर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो संधि डायोड का उपयोग करके अपने पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख बनाइए तथा दिष्टकारी की, तो संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ क्या प्रभाव पड़ता है ना। हम देखिए इसको प्रयोग क्या करना है आपको, बनाना है आपको, पूरा परिपथ बनाना है। देखिए इसमें बनेगा क्या, हमें जिस प्रत्यावर्ती धारा को प्रवर्धित करना होता है, ध्यान से देखें, जिस प्रत्यावर्ती धारा को हमें क्या करना होता है, प्रवर्धित करना होता है, उसे हम एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर क्या करते हैं, लगाते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक, और उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के, अगर इसको S1 सिरा कह लें, S1 सिरे को एक डायोड D1 के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, डायोड D1 के पी क्षेत्र से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तथा S2 सिरे को, यहाँ S2 सिरा लिख लो, और ये हो गया पी डायोड D2, तथा D2 डायोड के पी क्षेत्र को हम S2 से जोड़ देते हैं, तथा दोनों के N क्षेत्रों को एक उभयनिष्ठ बिंदु C से जोड़कर हम क्या करते हैं, S2 के मध्य बिंदु से जोड़ देते हैं, और इसके साथ लोड प्रतिरोध भी लगा देते हैं यहाँ पर A और B। ठीक, ये हो गया इनपुट आपका AC इनपुट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आउटपुट बनना है वक्र, ये आउटपुट हो गया, ये क्या हो गया आपका इनपुट। ठीक, तो देखो पीएन संधि डायोड जो अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ है वो कैसा है, चित्रानुसार है। हमें जिस धारा को प्रवर्धित करना होता है, जिस भी धारा को प्रवर्धित करना होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के पी के सिरों के बीच क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के S1 सिरे को एक डायोड D1 के पी क्षेत्र से तथा दूसरे डायोड D2 के पी क्षेत्र को, ये पी क्षेत्र है और ये N क्षेत्र है, D2 के पी क्षेत्र को किससे जोड़ देते हैं, हम S2 सिरे से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, S2 से, तथा दोनों के N क्षेत्रों को एक उभयनिष्ठ बिंदु C से जोड़कर लोड प्रतिरोध RL लगाकर, लोड प्रतिरोध कितना, RL लगाकर हम क्या करते हैं, हम द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु M से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम अगर जो है आगे कंटिन्यू करें, मतलब कार्यविधि अगर बात करें तो इसकी कार्यविधि क्या होगी, देखो निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के प्रथम अर्चक, तो प्रथम अर्चक निवेशी इनपुट यहाँ से यहाँ तक के लिए, AC ऐसे चलती है ना ऐसे, तो निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के प्रथम अर्चक्र के लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, जब डायोड S1 आपका पॉजिटिव और S2 क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का जो सिरा होता है, पहला सिरा S1 जो है पॉजिटिव, S2 क्या होता है, निगेटिव होता है M के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो पी क्षेत्र पॉजिटिव, N क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो मतलब D1 आपका अग्रभिन्नत में, लेकिन D2 किससे, पश्चाभिन्नत से। D2 क्या है, पश्चाभिन्नत, तो डायोड D1 जो है धारा को प्रवाहित करेगा और D2 धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। जिस प्रकार से लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर जो वोल्टेज है वो किसकी वजह से प्राप्त होगा, D1 की वजह से प्राप्त होगा। फिर से एक बार देखो, निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के प्रथम अर्धचक्र में, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो डायोड D1 आपका अग्रभिन्नत में, D2 किस में होता है, पश्चाभिन्नत, तो D1 के कारण धारा जो है प्रवाहित होती है, जिस कारण से लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वितीय इस वाले में। अब देखो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में, ठीक है, ट्रांसफार्मर कह रहे हैं निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के द्वितीय अर्धचक्र में, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से आउटपुट ऊपर मिल गया था। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के द्वितीय अर्धचक्र में जब S1 निगेटिव हो जाता है और S2 क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो S1 निगेटिव, P निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब D1 पश्चाभिन्नत में हो गया, D2 क्या हो गया, अग्रभिन्नत में हो गया। ठीक है, अब D1 धारा को नहीं प्रवाहित करेगा और D2 धारा को क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। इस तरीके से लोड प्रतिरोध RL में जो फिर से विभव है, विभवांतर जो है या जो सिग्नल है वो किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के दोनों अर्धचक्र, अब देखो यहाँ एक अर्धचक्र के कारण निकली, ये दूसरी अर्धचक्र के कारण भी निकली। ठीक है, तो इस प्रकार से निवेशी प्रत्यावर्ती बोलता के दोनों अर्धचक्रों में हमें प्रवर्धित धारा प्राप्त होती रहती है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ठीक, हाँ, इसको आपको लघुपथित करने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक लघुपथित है ना, देखो लघुपथित है, मतलब जब D1 वर्क करेगा तो सिर्फ इतनी सर्किट काम करेगी,
और जब D2 करेगा तो ये इतनी सर्किट काम करेगी। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग सर्किट पे बढ़ जाती है, इसलिए बीच में हम इसको लघुपथित कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, हटा देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, लिखा है बोहर के परमाणु प्रारूप में, देखिए बोहर के परमाणु प्रारूप में अवगतों को लिख लेंगे। इसके आधार पर हाइगेंस के परमाणु के बोहर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र इंगित कीजिए। तो Rn बराबर आपको निकलवाना है, आपको इसमें बोहर के परमाणु मॉडल में Rn बराबर सूत्र निकलवाया गया, उसको आप निकालिए। ठीक है, जरूरी है। अब देखो लिखा चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, धारावाही टाउ इक्वल टू आपको MB sin थीटा या PE sin थीटा आपको प्रूव करना है। किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, किसी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के उसके समांतर क्रम में हम निम्न प्रतिरोध का शंट लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, अब इसके बाद 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन सुग्राहिता वाले, 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन सुग्राहिता वाले। ठीक है, तो देखो IG बराबर दिया गया आपको, IG है ना। देखो 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन, तो 20 गुणे कितना है, 30 खाने हैं, तो 20 गुणे 30 मतलब एक खाने में 20 एम्पियर की धारा, तो 30 खाने में 20 गुणे 30, यही मतलब है ना। तो ये हो जाएगा IG बराबर, तो मतलब ये हो गया आपका कितना, 60 माइक्रो एम्पियर, ये आ गया आपका। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध 20 ओम, प्रतिरोध कितना है आपके पास, 20 ओम। प्रतिरोध आपको लगाना है कितना, 20 ओम। एक मिनट, हाँ, प्रतिरोध आपको 20 ओम और इसे 1 एम्पियर तक, मतलब I बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। I बराबर आपको 1 एम्पियर है ना। धारा मापने वाले अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो ऐसा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि गैल्वेनोमीटर बराबर दिया गया है G बराबर कितना एमीटर में परिवर्तित करें, 20 ओम माइक्रो, 30 खाने 20 ओम प्रतिरोध, कैपिटल G बराबर भी आपको 20 दिया गया है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, S बराबर आपने पढ़ रखा है IG अपान I माइनस IG और इंटू कितना, कैपिटल G। तो IG का मान कितना है, 60 गुणे 10 की घात -6 बटे I का मान 1 गुणे 60 गुणे 10 की घात -6 और गुणे कैपिटल G का मान कितना है, 20। सॉल्व कर लीजिए सभी। ठीक है, सब जितना कुछ है ये सॉल्व कर लीजिए। S का मान हल करेंगे तो 0.012 ओम आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद विभवमापी को, हाँ, विभवमापी को हम क्या करेंगे, हाँ एक मिनट, विभवमापी को वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। देखो विभवमापी को हमेशा हम परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और विभवमापी धारा को लेता नहीं है, जबकि वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वो धारा को लेता है। और वोल्टमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिससे वो एग्जैक्ट मापन नहीं कर पाता, जबकि विभवमापी में धारा जाती ही नहीं है, विभवमापी में धारा जाती ही नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा अधिक सुग्राही होता है, बहुत क्षीण मापन करता है, मतलब बहुत छोटी से छोटी धारा को ये माप सकता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक विभवमापी के तार की लंबाई L बराबर 200 सेंटीमीटर है। L बराबर कितना है, 200 सेंटीमीटर। इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, यह 8 का अथवा नंबर है, 9 का अथवा नंबर है आपके पास। लिखा है एक विभवमापी के तार की लंबाई जो है वो 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो आपके पास L बराबर दिया गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें प्रवाहित धारा I बराबर दिया गया है आपको 3 गुणे 10 की घात -2 एम्पियर। अब देखो 1.5 E बराबर 1.5 वोल्ट, स्मॉल r बराबर 10 ओम, है ना। आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के संतुलन बिंदु L1 बराबर आपको 50 दिया गया है ना। तो सेल के 1 वोल्टमीटर से जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर मिलता है। L1 कितना मिलता है आपको, 49 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। चलिए देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि विभवमापी के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, एक तो R ज्ञात करना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, और क्या फाइंड करना आपको, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, है ना। तो V आपको भी फाइंड करना है सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर आपको निकालना है प्रतिरोध एवं इसका पाठ्यांक, मतलब आपको थर्ड नंबर मीटर का पाठ्यांक चाहिए, तो I भी आपको चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नंबर जो ज्ञात करेंगे वो क्या ज्ञात करेंगे, पहला नंबर देखो
के बराबर वी बाई एल होता है, विभव प्रवणता आपने पढ़ रखी है, के इज इक्वल टू वी बाई एल होता है। वी का मान आपके पास नहीं है तो आई और इसको रखिए आर और बटे में एल रखिए, आई आर और एल। तो इसका मतलब आई का मान हो जाएगा 3 × 10 की घात कितना है दिया गया है आपको, 3 × 10 की घात -2 एम्पियर, और आर ऐसे लिखा, एल का मान है आपके पास 200, हो गया के का मान। ठीक है, अब ज़रा देखो, जब एक के का मान हो गया, L1 बराबर हो गया ये, और L2 दिया गया है, L2 आपको 49 दिया गया है, कितना दिया गया है 49। ठीक, तो अब देखो चूंकि E बराबर K × L पढ़ा है, चूंकि E बराबर क्या पढ़ा आपने, K × L। तो E बराबर आपको दिया गया कितना, 1.5 वोल्ट। E बराबर कितना दिया गया है आपको, 1.5 वोल्ट। E बराबर 1 कितना हो गया 5, और बराबर K का मान रख लो यहाँ से, K का मान निकाल रखा है 3 × 10 की घात -2 R बटे में 200, और साथ में L का मान आपके पास है, देखो 200, और L का मान है आपके पास 50। L का मान कितना है 50, L का मतलब L1 E1 के, हाँ पहली स्थिति में, तो ये हो जाएगा 50। हल करेंगे 0 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 6.0 बराबर 3 × 10 की घात -2 बराबर R। सीधे से इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बटे में 10 की घात 2, तो R बराबर 2 बटे 10 की घात -2। सीधे से ऊपर गया तो R बराबर भी कितना आ गया आपका 200 ओम, ये आ गया। ठीक है, पूछा गया था तो R बराबर आपने 200 ओम निकाल रखा है। ठीक है, सेकंड में पूछा क्या गया है, V चाहिए आपको, सेकंड में V चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा K × L2। K का मान आपने निकाल रखा है, देखो ये 3 × 10 की घात -2, अभी R का मान अभी भी निकाला तो 200 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 200, और ये हो जाएगा L2 का मान अभी निकाल रखा 49, 200 से 200 कैंसिल, 3 9 27 के साथ हासिल है 2, 3 9 27 के साथ हासिल है 2, और 3 चौक 12 2 14, 147 × 10 की घात -2 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाँ, या इसको कह सकते हैं 1.47 वोल्ट, आ जाएगा V। ये हो गया आपका KL2, K × 49। इसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है थर्ड नंबर में, कह रहा है आपको चाहिए क्या, थर्ड नंबर में सवाल में कह रहा है इसका पाठ्यांक, मतलब वोल्टमीटर का पाठ्यांक चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो V बराबर E - IR होता है, V बराबर क्या होता है E - IR, B बराबर E- कितना होता है I और R, वैल्यू रख लो सबका। यहाँ से V बराबर E - IR, ठीक, तो E का मान 1.5 माइनस I का मान आपके पास है, आई कहाँ निकाला आपने, I कहीं निकाल रखा है, I बराबर कहीं निकाल रखा है अभी आपने, I का मान 3 गुणे दिया गया है, I का मान 3 × 10 की घात -2 है ना, 3 × 10 की घात -9, या नहीं I बराबर V बटे R प्लस R रख लो ना, I बराबर V और बटे साथ में कितना जाएगा आपका R प्लस R, मतलब 10 और प्लस का R और इंटू स्मॉल r है ना, समझ आए कि नहीं है। तो यहाँ से आप रखें वैल्यू रख लीजिए, अरे भाई चूंकि I बराबर V बाई R होता है, I बराबर कितना होता है V बाई R, तो यहाँ सारी वैल्यू रख लो, V ऊपर से मिल गया तो 1.5 और माइनस V का मान 1.47 और बटे 10 और प्लस कैपिटल R का मान 200, स्मॉल r का मान 10, सारा कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए, पोटेंशियल निकल आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये भी सेट आपका सेट नंबर 4 जो है ख़त्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट नेक्स्ट लेक्चर में।